अच्छा है और इंग्लैंड। इंडिया अच्छा है। पहली बार कोई एक इंडियन बोल दे कि इंडिया अच्छा जी, वरना इंडियंस क्या कहते हैं कि इंडिया अच्छा नहीं है, यूके अच्छा है। लाइक काफ़ी यूनिक सा एक्सपीरियंस लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब पहली बार फ्लाइट पकड़ने जा रहा हूँ। और इसका रीज़न है कि कनाडा जा रहे हैं भाई। कुछ नहीं पता क्या होगा इमिग्रेशन पे, बट थोड़ी सी तो नर्वसनेस है मेरे अंदर अभी। नहीं यार, हनीमून पे कहाँ, यूके तो नहीं आना हनीमून पे। बहुत सारी जगह यार। टाइम डिफरेंस एज पर यूके लगभग 5.5 घंटे, और इंडिया से कंपेयर करूँ तो 9.5 घंटे पीछे हैं अभी हम। और फिर एक रिसीट मिल रही थी, ठीक है, और ये रिसीट लेके हम लोगों को आगे बढ़ना था इमिग्रेशन काउंटर की तरफ। वहाँ पर उनके ऑफिसर्स खड़े थे, वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किस लिए आए हो आप कनाडा। फिर उन्होंने पूछा व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। फिर मैंने बताया कि मैं यूट्यूबर। फिर अर्निंग वगैरह पूछ रही थी। भाई टोरंटो एयरपोर्ट मैंने ऐसा तो नहीं एक्सपेक्ट किया था सीरियसली। देखना, ये तो इंडिया से भी बेकार लग रहा है मुझे। तो फाइनली भाई स्वागत है आप लोगों का नमस्ते अमेरिका सीरीज की कंटेंट नंबर 17 कनाडा में। टोटल की बात करूं मैं तो कंटेंट नंबर 47 है मेरी, है कनाडा। और ऐसी 50 कंट्रीज हो जानी चाहिए जहां तक है। ये रे भाई, हाँ मिलवाता हूँ आप लोगों को। गाड़ी देख के कुछ लोग पहचान गए होंगे। Once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. मौसम आज थोड़ा सा ठंडा है कंपैरेटिवली, अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो। और फिलहाल अभी कहाँ से निकला हूं मैं वो बता देता हूँ, ना कुछ लोग कंफ्यूज हो जाओगे भाई कि यार ये तो अलग सा एरिया दिख रहा है और अचानक से लेस्टर या फिर लंदन से कहाँ आ गए हो। तो ये है भाई कैस्विक हाउस अपार्टमेंट। तो यहाँ रुका हुआ हूँ मैं पिछले एक दिन से। कल ही आया था मैं यहाँ पर, और कल ही मेरी फ़्लाइट है। मतलब कनाडा निकलने से पहले आज आप लास्ट वीडियो देख रहे हो मेरी, ये लेस्टर से, यूके से। और फिलहाल हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को बता दूँ, बट अभी थोड़ा विंड ब्लास्ट आ रहा होगा क्योंकि ये मौसम जो चल रहा है ना अभी लेस्टर में या फिर यूके में, ये बढ़िया हवा चलती है ठंडी। इस वजह से ऑडियो में थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। और इस एयरबीएनबी की लोकेशन देखो ज़रा भाई, सेंटर से सिर्फ 3 से 4 मिनट की वॉक है। यहाँ से सिर्फ 3 से 4 मिनट है सेंटर। यहाँ पर ही सबवे लाइन से सारे क्लब्स हैं, इस वाली लेन में भी क्लब्स हैं। यहाँ पूरा पार्क एरिया, मतलब सेंटर के पास का एरिया बोल सकते हो। तो सागर का फ्लैट छोड़ के एयरबीएनबी पे क्यों आए, भी थोड़ा विंड ब्लास्ट कम हुआ था, मैंने सोचा बता दूं आप लोगों को। तो यार वहाँ पर ना थोड़ी रूम में जगह कम थी और मुझे सारा सामान फैला के देखना था कि मुझे क्या क्या सामान यहाँ से कनाडा लेके जाना है आगे की ट्रिप कंटिन्यू करने के लिए, और क्या क्या सामान मुझे यहाँ से इंडिया भेजना है। तो हाँ भाई, कुछ कुछ सामान मैं इंडिया भी भेज रहा हूँ, कुछ कुछ सामान मैं कनाडा भी कुरियर करा रहा हूँ, कुछ कुछ सामान मैं अपने साथ भी ले जा रहा हूँ। उसका क्या रीज़न है और क्या क्या लेके जा रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या आगे का प्लान है फेज़ 2 में कनाडा और यूएसए के लिए, क्या क्या प्लानिंग की है मैंने लास्ट 2-3 दिन में, वो सारी की सारी आप लोगों को इस वीडियो बताऊंगा। बट उससे पहले चलते हैं, मुझे 2-3 चीज़ें लेनी है और मैंने कहा अभी लेके आ जाते हैं, फिर अपना आराम से बैठ के शूट करके आपको भी दिखाऊंगा और अपनी सारी पैकिंग कंप्लीट करूँगा। सबसे पहला काम तो भाई ये था कि मुझे कार्टन चाहिए थे, ये 2 ना। और ये क्यों चाहिए थे वो आप लोग को पता चल ही गया होगा, क्योंकि भाई कुरियर करना है मुझे इंडिया सामान और साथ साथ कनाडा भी। तो एक मिनट पकड़िए सागर। और इसके पहले हम लोग मॉल गए थे क्योंकि मुझे वहाँ ट्राउज़र चाहिए थी, बट यार मेरे साइज़ के ट्राउज़र कहीं मिल ही नहीं पाती जल्दी। ठीक है, तो हमने कहा चल ये लेते हैं, चलते हैं, क्योंकि अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे सारा सामान पैक करके कुरियर के लिए देना है। ट्राउजर्स तो चलो देखो कहीं आगे भी मिल जाएंगी। सागर ने कहा सामने टेस्को एक बार पता करके आता हूँ गार्ड से, क्या पता मिल जाए। तो ये देखो अभी देखा मैंने, एक बड़ा सा कार्टन खाली कर रहा है, शायद से हो गया भाई काम, क्योंकि ना मुझे एक कार्टन छोटा चाहिए था और एक कार्टन बड़ा चाहिए था। ठीक है भाई, यहाँ पर कार्टन मिलना इतना डिफिकल्ट टास्क है, मैं क्या बताऊँ। पिछले 1 घंटे से हम लोग इधर उधर कॉल लगा रहे हैं कि कहीं से कार्टन मिल जाए। ये भी जुगाड़ से ही मिला, इसका एक फ्रेंड था यहाँ पर ही, एक है शॉप, वहाँ काम करता था, बट ये भी छोटा ही लग रहा है। छोटा ही है ये भी, अच्छा ऊँचा ज़्यादा है ना। चलो देखते हैं काम बन जाए तो। जिस काम के लिए गए थे भाई वो सारे के सारे काम तो हुए नहीं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था कार्टन लेके आना था, कार्डबोर्ड बॉक्स, ठीक है, वो हो गया भाई। तो ये रहा अपना कार्डबोर्ड बॉक्स, ठीक है, ये दोनों ले आए थे और एक वो पड़ा हुआ है, ठीक है। बट मैं सोच रहा हूँ ये वाला ना करूँ, इस पर बहुत सारी चीज़ें फालतू की लिखी हुई हैं। और मुझे ना अभी मेरे को ध्यान आया, हाँ, कि मैं अभी जो मेरी फ़्लाइट है ना कनाडा की, उसमें मैं एक अपनी ये वाली ट्रॉली, एक ये छोटी ट्रॉली और एक अपना पिट्ठू बैग लेके जा सकता हूँ। तो मैं इस छोटे वाले पिट्ठू बैग का क्या करूँ और एक इस बैग का क्या करूँ, क्योंकि इसके अंदर मेरा सारा किचन का सामान था, सारे बर्तन वगैरह सब कुछ लेके आया था, मसाला किट, ठीक है, इसके अलावा सारी प्लेट्स, केटल, सब कुछ था इसके अंदर। तो ऑब्वियसली ये वाला बैग नहीं लेके जा सकता हूँ मैं।
ये वाला बैग भी नहीं लेके जा सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक मेरा चेक इन में जाएगा, कैबिन में जाएगा और एक मेरा पर्सनल आइटम में जाएगा, तो उसके अलावा वो नहीं अलाउ करेंगे 100%। कैबिन में ऑब्वियसली 3 बैग थोड़ी लेके जाऊँगा, ठीक है। उसके अलावा हाँ, बट आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं क्या क्या सामान कनाडा भेज रहा हूँ, क्या क्या सामान मैं इंडिया भेज रहा हूँ, क्या रीज़न है उसके पीछे, और सारी चीज़ें जो प्लानिंग प्लॉटिंग की है मैंने पिछले हफ्ते, मतलब एक हफ्ते से मैंने कोई शूट वूट नहीं किया है। और मेरी आज रात की फ़्लाइट है, आज रात को मेरे को निकलना है यहाँ से गैटविक के लिए, गैटविक से मेरी यहाँ से कनाडा की फ़्लाइट। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ भाई कि क्या क्या डिसाइड किया है। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यार। एक अभी बहुत गंदा फंस गया था मैं इंश्योरेंस के चक्कर में, कैनेडियन इंश्योरेंस नहीं बन रहा था गाड़ी का, बट टचवुड आज सुबह सुबह ही उसकी भी गुड न्यूज़ आई और हो गया काम जैसे तैसे। अभी हुआ नहीं है, मतलब हो जाएगा, ये थोड़ी उम्मीद थी कि नज़र आई है। पीछे टांग रखा है भाई, तो अगर बैकड्रॉप में नज़र आ जाए ना ये, तो ये मत सोचना कि कहाँ टांग रखा है भाई। बड़ा परेशान था मैं सीरियसली। सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे जैसे सनराइज़ हो वैसे रोशनी आने लग जाए। यहाँ पे सो रहा था, मुंह पे एकदम रोशनी आ रही थी, एकदम ही नींद खुलती थी। तो मैंने कल रात को फिर यहाँ पे जैकेट डाल दी, मैंने कहा थोड़ी बहुत तो रुकेगी, और पूरा ऐसे चिपका दिया था। अब जो लोग ये सीरीज स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, जब मैं दिल्ली से निकला था इस ट्रिप के लिए अमेरिका तक के लिए, मैंने क्या क्या सामान गाड़ी में रखा था। बट डिफरेंस ये था भाई उस टाइम पे कि उस टाइम मेरे पास गाड़ी थी और सीधा सीधा मैं सारा सामान भरे जा रहा था। बट अभी क्या डिफरेंस है कि कनाडा में गाड़ी जो पहुंच रही है वो पूरी की पूरी खाली है। आप लोगों ने देख ली होगी लास्ट वीडियो, ठीक है। पूरी गाड़ी एकदम सब कुछ हटा के सारा का सारा सामान निकाल के तब भेजा गया है। तो सारा सामान मेरे पास अब यहाँ पर है। कुछ चीज़ उसमें से खर्च भी हुई, जैसे कि मेरा खाना वगैरह था, क्योंकि प्रॉपर 2 बॉक्सेस मैंने सिर्फ खाने के रखे थे। तो इस ड्यूरेशन में लास्ट 2-3-4 महीने में जितना भी अभी मेरे को टाइम लगा यहाँ आने में, ठीक है, वो सारी चीज़ें फिर ख़त्म भी हुई। बट ये है कि अब मेरे को यहाँ से क्या क्या सामान लेके जाना है। बट उससे पहले मैं दिखाता हूँ कि बचा क्या क्या है मेरे पास, जो बेसिकली मुझे वापस इंडिया भेजना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो भाई इस बॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि सबसे आगे ये बॉक्स रखा हुआ है। तो इसके अंदर है भाई अपने महिंद्रा के सारे सर्विस के पार्ट्स, ठीक है। चाहे वो अपना ये एयर फिल्टर हो, ठीक है। इसके अलावा अपना एसी फिल्टर, सॉरी ये एसी फिल्टर, एयर फिल्टर नहीं है, एसी फिल्टर है। ये वाला अपना एयर फिल्टर है। इसके साथ साथ अपना रियर और फ्रंट के ब्रेक पैड्स हैं। उसके साथ अपना है, उसके अलावा है अपने फ्रंट और रियर वाइपर ब्लेड्स, ठीक है। तो अब इसमें से मुझे करना क्या है भाई कि लगभग सारा का सारा सामान इंडिया भेजना है, क्योंकि ब्रेक पैड्स में ना वेट अच्छा खासा होता है। तो ये अभी मैं यहाँ से कुरियर करूँगा तो वेट के हिसाब से जा रहा है। प्राइजेस क्या है वो भी चल के बताता हूँ आपको, ठीक है। बट अभी यहाँ से जो मेरा सारा का सारा सामान कुरियर हो रहा है, वो कनाडा जो कुरियर हो रहा है वो एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लगभग 50% का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब आधा रेट पे इंडिया जा रहा है। और प्लस में मेरे को यहाँ से जब मैं कनाडा जाऊँगा, मुझे सिर्फ एक सर्विस की नीड है, क्योंकि 20,000 किलोमीटर के आसपास अपनी गाड़ी चलने वाली है। तो मतलब कनाडा और यूएस से 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, ठीक है। तो 10,000 किलोमीटर के बाद मेरे को एक सर्विस करानी है, तो उसमें मैं ब्रेक पैड्स और वो चेंज करा दूंगा। उसके अलावा जो 2-2, 3-3 पेयर में एक्स्ट्रा सेट लेके आया था, वो सारे इंडिया भेज दूंगा, क्योंकि फालतू में फिर मुझे कनाडा से सारा इंडिया कुरियर करना पड़ेगा। अब आते हैं भाई इस वाले बॉक्स पे। इस वाले बॉक्स में मैंने सारी की सारी टूल किट रखी हुई है अपनी। ये टोइंग चेन हो गई, ठीक है, एलन की का सेट हो गया, रिंच हो गई, ठीक है, ये सारा का सारा सामान इसमें। और ये WD-40 ये है। अपना एक बल्ब लेके आया था मैं कार के लिए, नॉर्मल स्विच लगा के अपना बल्ब जल जाता है, कैंपिंग वगैरह की नीड हो तो, बट इसकी मेरे को नीड नहीं पड़ी, चलो अच्छा है। तो एक बॉक्स मेरा ये हो गया। उसके अलावा भाई ये 2 थैलों में मैंने सारा सामान भर दिया था, जैसे कि इसमें गार्बेज बिन हो गई और टिफ़िन वगैरह हो गई। ये अभी तक नहीं लगा, बताओ जिस दिन से निकले उस दिन से ही मेरे पास है। ये जो प्रोमैन का पीछे बम्पर था ना, उसमें ये लगाना था मेरे को राइट हैंड साइड पे, तो जाके फिर ये भी लगाऊंगा इस बार, ठीक है। उसके अलावा ये सारा किचन वगैरह का ही सामान है यार, छोटा मोटा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें वो दाल वगैरह है और ये अपना सूप और ये सब छोटी मोटी चीज़ें। साथ में ये है भाई अपना टायर इन्फ्लेटर, ये मुझे लेके जाना है। इसका वज़न भी अच्छा खासा है और ये लेके भी जाना है मुझे, रीज़न भी वहाँ पर कहीं पे भी नीड पड़ सकती है। उसके अलावा ये सब कुछ मैंने दिखा दिया आपको। इसमें मेरे सारे कपड़े हैं। इसके अंदर भाई सारा वैसा सामान है छोटा मोटा जो नीड पड़ सकते हैं, जैसे कि अपनी ये वेस्ट हो गई, ये मैंने ख़रीदी थी साउथहैम्पटन में जब मैं गाड़ी शिपिंग करा, तो ये मुझे लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ नहीं पता, क्या पता कनाडा पोर्ट पे भी इसकी नीड पड़ जाए, ठीक है। उसके अलावा ये स्विच सॉकेट है, ये सब इंडिया भेज दूँगा, ये अभी तक नहीं यूज़ किया तो क्या ही यूज़ करूँगा। बाकी रेन कोट वगैरह हो गए, ये कुछ मेडिसिन हो गई, ठीक है। और एक क्या हमारा हो गया स्टैंड, जो अपना ट्राइपॉड है, ठीक है। उसके अलावा अम्ब्रेला, ये सब चीज़ें हैं। और इधर अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, अच्छा ये थोड़ा अपना वैसे ही डेली नीड्स की चीज़ें हैं। इसमें मेरे चश्मे हैं, ये अपना कार परफ्यूम, इसमें शैम्पूज़ वगैरह, यही सब है मतलब। तो इसमें से मुझे छांटना है भाई क्या क्या सामान मुझे यूज़ करना है अगले 2 महीने में, और क्या क्या सामान मुझे इंडिया भेजना है। बट येस,
ये वाला सारा सामान मैं सोच रहा हूँ इंडिया भेज दूँ, क्योंकि ये सारा सामान अगर मैं कनाडा लेके जाऊँगा तो वहाँ से फिर वापस से मुझे इंडिया भेजना पड़ेगा या मुझे वहाँ छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास अच्छा ऑप्शन है, वहाँ से बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ेगी मुझे शिपिंग, कुरियर का जो चार्जेस है। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं से भेज दूँ सारा अपना इंडिया, और वहाँ पर मैं परचेज़ कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कनाडा यूएस में मैं इतनी ज़्यादा कुकिंग करने वाला हूँ नहीं। तो थोड़ा बहुत बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं वो सारी रख के अपना कनाडा भिजवा देते हैं। मुश्किल से कैमरा सेटअप किया है भाई, मैंने कहा यार शूट करने के चक्कर में कहीं काम ना रह जाए, ठीक है, साथ साथ बातें भी होती रहेंगी और काम भी होता रहेगा। तो इसको सेट करते हैं। अब फर्स्ट टाइम कुरियर कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है कि ये सेफली पहुँचता है नहीं पहुँचता है, अब वहाँ जाके ही पता चलेगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब दिल्ली टू लंदन ट्रिप पे अनमोल ने किया था कुरियर अपना सारा सामान इंडिया, तो वो तो बता रहा था उसका बहुत आराम से पहुँच गया था। और लोग करते हैं यार, सागर भी सामान मंगाता रहता है अपना इंडिया से, तो आता तो है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने कपड़े वपड़े भी भिजवा देता हूँ फालतू में, बहुत ज़्यादा कपड़े कैरी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कम कपड़ों में जितना लाइट ट्रैवल करा जाए ना उतना ज़्यादा अच्छा है। हो गए भाई दोनों बॉक्स रेडी, और एक तो ना ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इस वजह से मुझे 2 करने पड़े, वरना एक बॉक्स ही बना के मैं, इतना बड़ा अगर बॉक्स होता तो एक ही में हो जाता सारा। इसके जो चार्जेस हैं ना वो पर बॉक्सेस के हिसाब से भी है, वेट के हिसाब से भी। अभी मैं सागर को बोला था, वो गया था पता करने, तो वहाँ पर ये जो वाला बैग है इसको भिजवाने के अलग ही रूल्स बता रहे हैं वो लोग कि ऐसा होना चाहिए, और उसमें वॉल्यूम के हिसाब से भेजेंगे, पता नहीं क्या क्या। तो मैं भर के सारा सामान लेके जाऊँगा कैब से वहाँ पे, और वहाँ पर ही देख लूँगा फिर मुझे बैग में भेजना है कि बॉक्सेस में भेजना है। 1 hour later. 2 घंटे लग गए भाई मुझे सारी चीज़ें सेट करने में, दिमाग ख़राब हो गया, कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या चीज़ लेके जाऊँ, क्या काम आएगा। ऊपर से देखने में तो बहुत ईजी लग रहा था, बट बाद में बैंड बज गई। बट फाइनली भाई ये वाला बैग मैंने रेडी कर दिया इंडिया भेजने के लिए। इसके अंदर ट्राइपॉड्स और वगैरह वगैरह, ये मैं टायर इन्फ्लेटर सोचा था लेके जाने की, बट नहीं हो पा रहा भाई पॉसिबल, इसलिए इसको भी इंडिया भेज रहा हूँ। जैकेट हो गई मेरी एक, बाकी ये सारे अपनी सर्विस के पार्ट्स वगैरह हो गए। इसके अंदर थोड़े कॉस्मेटिक का सामान हो गया, तो ये सारा आराम से होगा भाई, कम से कम 15 किलो। ठीक है, ये वाला बैग मैंने खाली छोड़ रखा है क्योंकि कुछ कपड़े भी सागर के फ्लैट पे सूख रहे हैं, तो वो मैं इसमें डाल दूंगा। बाकी ये सारा सामान मैंने सागर को दे दिया है, कुछ यहाँ पे जो रखा हुआ है। उसके अलावा ये मैंने पार्सल पूरा तैयार कर लिया है कनाडा के लिए, अच्छा खासा है भी, 15 किलो के आसपास होगा। बाकी ये सारा का सारा कचड़ा है। और एक ये बैग, ये भी मतलब मैं ले जा सकता हूँ आराम से, ठीक है, मेरा अलाउड है कैबिन, उसमें कैबिन में अपना। तो ये बैग इसको फोल्ड करके इसके अंदर रख दूंगा। बाकी अपना एक ये बैग हो गया, एक वो बैग हो गया। बैंड बज गई भाई। एक चीज़ और यार, ये वाला कप आप लोगों को याद होगा, मैंने बर्लिन से सोवेनियर लिया था और ये टूट गया यार। ये देखो यहाँ से ना, ये इसी के अंदर पड़ा हुआ था इस वाले बैग के अंदर, पता नहीं कैसे टूट गया, मैंने इसलिए यहीं छोड़ दिया। मैं सोच रहा था ले जाऊँ, बट ये बहुत ही सेंसिटिव और मैं कहाँ रख के भेजूँ, पक्का चकनाचूर हो जाएगा इंडिया पहुँचते पहुँचते, तो इस वजह से ये भी नहीं ले रहा मैं। फटाफट से सारा सामान डाला भाई पीछे डिग्गी में। और यहाँ पे एक तो यहाँ पर ना बीच में कहीं पे रोड पे गाड़ी लगाते नहीं है, बट इन सब ने रिक्वेस्ट करी, इन्होंने फटाफट से आगे लगाई, सारा सामान डाला और लोकेशन लगा लिया मिल्टन रोड की, जहाँ पर सागर का घर था वहीं पर ये कुरियर सर्विस। वहाँ पहुँचता, माइक भी नहीं चल रहा है यार, मतलब डिस्चार्ज हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, माइक दूसरा फ्लैट पर पड़ा, थोड़ा सा ऑडियो इशूज़ हो सकते हैं। ठीक है, बट चल के वहाँ पे प्राइसेस बताता हूँ क्या प्राइस है इंडिया अगर शिपिंग करते हैं यूके से, या फिर कनाडा अगर शिपिंग करते हैं यूके से। और उसमें भी 2 ऑप्शन बता रहे हैं, शायद फ्लाइट से अगर जाएगा तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और अगर शिप से भेजोगे तो थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिशियल पड़ जाता है। बट उसमें ये होता है कि थोड़ा टाइम लगता है शिप से भेजने में। अच्छा है और इंग्लैंड इंडिया अच्छा है पहली बार कोई एक इंडियन बोल दे कि इंडिया अच्छा। नहीं इंडिया ही अच्छा है। पहली बार यस। अच्छा जी, वरना इंडियंस क्या कहते हैं कि इंडिया अच्छा नहीं है, यूके अच्छा है। You know, like especially South India or North India, they don't speak Hindi. Oh, So- yeah, South Indian people who are living over here for many years, they don't used to speak Hindi. Either they will speak their mother tongue, like not mother tongue but their state language, and other than English. But no, but the national language is I think Hindi. No? It's Hindi, yeah, right. So they should understand. Exactly. They understand but they don't speak like fluently. Yeah. मैं उसका बोलता हूँ उन लोगों वो इंग्लैंड का चाचा है। No, but I'm not from India. Sometimes I say, bro, I just want to practice my Hindi. I can't say But आप लोग अफगानिस्तान में हिंदी बोलते हो? No. Not? But आप लोग समझ आती है? No, what it is, my job was to watch every day, yeah, at least 5 days a week, I watch one Hindi movie. One Hindi movie? That was my job. Oh, So I have to watch. okay. That was your job? That was my job, yeah. One Hindi, one Bollywood. Like one who Bollywood. pays you to watch Hindi movie? They pay me to watch movie. Oh, where?
I had a little cinema. Uh-huh. So when you have cinema, you have to watch. You know, Okay. You had a cinema in UK or like in Afghanistan? in Afghanistan. In Afghanistan. So you are in UK since 26 years, right? Yeah. So in 1997 Mm-hmm. was very good. Okay. So free, you can do whatever you want to do. Mm-hmm. So you can listen music, whatever, anything. Mm-hmm. You want to have beer or you want to have James, no. Mm-hmm. But at the moment, no allowed. Mm-hmm. No movie, no music, no James, Mm. no shaving. After 90? Huh? After which year? After 2000. Okay, after So 2000. because that regime was after 2000, Mm-hmm. and then Taliban come. Yeah, Taliban came. So now it's back. Like, what is the situation now in Afghanistan? It's no war, so but you know. So do you have your family or relatives living in Afghanistan right now? I've got brothers, Which part of Afghanistan you are from? Panjshir. Panjshir. Panjshir, the city of always war. Still, Oh. we didn't hand off for Taliban. We're still fighting for human rights. I heard about this city. Yeah. That city. ये लो भाई, आ गए हम लोग वापस से मेल्टन रोड पे। यहाँ पर अपना काम निपटाते हैं और यहाँ से वापस अकेला मैं ही जाऊँगा। So we क्योंकि- call here Little India. Yeah, it's little India. I think it is India more than India. Yeah. This specifically this road. देखो भाई, पंजाब नेशनल Because बैंक। it's nice. बताओ। This road, when you come all colorful, you know. Yeah, right. It's different. Everyone like Indian people, Indian food, Indian shops, Indian jewelry stores, even Indian bank, Punjab National Bank, everything. Okay, thank you. चलो भाई, यहाँ से पीछे सच्चा ये रहा ना A to Z पार्सल, सेंड योर पार्सल, यहाँ पर भिजवाना है हमने। ये आता ना। एक फैमिली है लाइक दिस स्पीकर वो शिप में जाता है ना ऐसे ये बोरे में जाता है 150 है ऐसे बॉक्स में जाता है 2 पाउंड है तो फ्लैट का कितना है 4 पाउंड और शिप का है 150 और 2 150 एंड टाइम कितना लगता है 3 महीने शिप से 3 महीने नहीं, फिर तो 4 पाउंड ही ठीक है। बाकी ऐसे मतलब इसमें कुछ ताला वगैरह कुछ लगता है क्या? ऐसे रेट होता है देखो कुछ अच्छा, बट इशू नहीं आता ना ऐसे कुछ कि निकाल लेंगे सामान कुछ भी। ठीक है, चलो ओके बाय। चलो यार, वापस निकल रहे हैं और सामान वापस लेके निकल रहे हैं। सामान वापस लेके क्यों निकल रहा हूँ भाई, वो चल के आपको रूम पे बताता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन बिठाई गई और उन्होंने 10 चीज़ें बताई, तो बड़ा अलग लगा सारा सिस्टम। मैंने कहा यार फ़ायदा लग नहीं रहा बेसिकली मुझे यहाँ से कुरियर करने का, ना ही तो इंडिया ना ही तो कनाडा। 3 hours later. पूरे दिन ऐसे पैकिंग में हालत ख़राब हुई भाई कि आते मैं सीधा सो गया। मैंने कहा पूरी रात ट्रैवल करना है और अभी सो लूँगा तो फिर रात को भी पैकिंग वगैरह हो सकती है, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा सामान मुझे छोड़ना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा सोना ज़्यादा सही है। फिर अभी उठाऊँ, रात हो रही है, अभी भी एयरपोर्ट के लिए निकलने में मुझे 4-5 घंटे है, तो आराम से मैं पैकिंग कर सकता हूँ। बाकी जो मैं आपको बताने वाला था कि हुआ क्या, तो यार वहाँ पर जब हम लोग गए ना तो उन्होंने सारे प्राइस वगैरह बताए हमें कि क्या क्या प्राइस है। तो 9 रुपये kg के हिसाब से, सॉरी 9 पाउंड पर kg के हिसाब से कनाडा में हो रही थी शिप कुरियर चार्जेस जो थे, और उसके अलावा 4 रुपये हमारा इंडिया के लिए था। अगर मैं शिप से भिजवाता तो 3 महीने का टाइम लगता, बट उसमें सिर्फ 2.5 रुपये लग रहा था। ढाई रुपये क्यों कह रहा है पाउंड, 4 पाउंड था फ्लाइट से और 2.5 पाउंड था बाय शिप। इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाकी कनाडा फ्लाइट से ही ऑप्शन था और उसमें 9 पाउंड लग रहे थे। तो एक्सपेंसिव है, नो डाउट बहुत एक्सपेंसिव है। बाकी ये वाला जो बैग था मुझे कनाडा भेजना था, तो इसका लगभग 16 kg वेट था। तो अब आप कैलकुलेशन कर लो, 16 × 9 पाउंड कितना ज़्यादा हो गया भाई। ठीक है, लगभग 18-19-20 हज़ार रुपये के आसपास लमसम। ठीक है, बाकी ये वाला बैग मुझे इंडिया भेजना था, तो ये भी मेरा लगभग 10-12-15 हज़ार का पड़ रहा था। फिर मैंने कैलकुलेशन किया कि इसके अंदर ना अभी जो मैं भेज रहा था कनाडा, वो मैं कपड़े भेज रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा बर्तन वगैरह हैं। यार ये सारा सामान लिटरली अगर मैं वैल्यू के हिसाब से देखूंगा तो 20 हज़ार का नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस सामान को यहीं रख दूं, या फिर मैं बैग में फिट करने का एक बार ट्राई करूं, और जो ऐसा लगता है मुझे कि कनाडा में मुझे ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, कुकिंग वगैरह इतनी मुझे करनी नहीं है, मुझे पता है। ठीक है, तो वो सारा सामान मैं वहीं से परचेज़ कर लूँगा। तो ये फिर मैंने सोचा, इनफैक्ट ये चीज़ मुझे उन्होंने ही सजेस्ट की कि आप मतलब 9 पाउंड पर kg के हिसाब से ये सामान भेज रहे हो कनाडा। फिर मुझे लगा, मैंने कहा सही बात है, अभी तो एक लूप में ना मैं किए जा रहा था,
बट जब थोड़ी सी आंखें खोली उस बंदे ने तो मैंने कहा चलो सही है, बट एटलीस्ट भाई उस बंदे ने अपना बिजनेस, मतलब ऑब्वियसली उसका बिजनेस घटा है, उससे उसको बढ़िया फ़ायदा हो रहा था मेरे से, वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करके भी उसने मेरी हेल्प की। मैंने कहा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी अब देखते हैं कि मैं क्या क्या ले जा पाता हूँ, क्योंकि मैंने ना ये वाला ट्रॉली और ये वाला ट्रॉली और ये बैग सोचा था ले जाने का, क्योंकि ये मेरे को अलाउड था ले जाना। इसके अलावा मैंने एयरलाइन में कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कि 24 आवर्स से अब कम बचा आपकी फ़्लाइट में, तो आप नहीं ऑनलाइन कर सकते हो बुक, आपको वहीं काउंटर पे ही करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, बट वहाँ एक्सपेंसिव पड़ता है। वैसे मेरे को सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये 23 kgs का पड़ रहा था ऑनलाइन। अगर मैंने कल या परसों चेक किया होता ना तो बढ़िया हो जाता, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई ऑप्शन नहीं है तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर लेके जाऊँ बैग एक बना के, और फिर वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा। तो इससे अच्छा है कि 23 kg 7 kgs और मेरा पर्सनल जो 5-6 kg का है, इसी में मैं सब कुछ फिट करने की देखता हूँ। बाकी कपड़े वगैरह हटाता हूँ, मतलब जो बेसिकली नेसेसरी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए गाड़ी के लिए, वो लेके जाता हूँ। पहुंच गए हैं भाई बस स्टेशन। वैसे इतना दूर नहीं था बट लेट हो गया था मैं, 15 मिनट बचे थे, 10 मिनट की वॉक थी। मैंने कहा यार कि बैग बहुत भारी है, 23 kgs का बनाना था, मुझे लग रहा है 26 ही कर दिया मैंने, इतना छोटा सा खींचा भी नहीं जा रहा, तो इस वजह से कैब कर ली थी। बाकी निकलते हैं भाई यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ। काफ़ी यूनिक सा एक्सपीरियंस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब पहली बार फ्लाइट पकड़ने जा रहा हूँ। इसका रीज़न है कि कनाडा जा रहे हैं भाई, कुछ नहीं पता क्या होगा इमिग्रेशन पे, कैसा रहने वाला है सब कुछ। एक्सपीरियंस ऑब्वियसली सब कुछ शेयर करूँगा आपसे, बट थोड़ी सी तो नर्वसनेस है मेरे अंदर अभी कि क्या होगा भाई। लेट्स सी। लो भाई बैग यहाँ पे रख दिए हैं, निकलते हैं, ये है अपनी बस। ओके ब्रदर, मिलते हैं जल्दी इंडिया में, ठीक है। निकल रहा हूँ भाई मैं यहाँ से, अब गैटविक पहुँचते हैं, वहाँ से फ़्लाइट लेते हैं फिर। फर्स्ट टाइम भाई मैंने लाइफ में बस में सीट बेल्ट लगा रहा हूँ। ड्राइवर साहब भाई उन्होंने बोला सीट बेल्ट प्लीज़, मैंने कहा ओके, सबने लगा रखी है भाई। गैटविक एयरपोर्ट पहुंच गए हैं भाई, सुबह के 8:30 हो रहे हैं अभी, 8:40 टू बी एग्जैक्ट। और अभी हमें गैटविक नॉर्थ टर्मिनल पे, जहाँ से हमारी फ़्लाइट है। यहाँ पर अपने एक सब्सक्राइबर भाई भी आए हैं मिलने, और लास्ट टाइम मिले थे आप उनसे, अभी मिलवाता हूँ आपको। 2023 में जब मैं आया था तो वो मिलना चाह रहे थे, तो फिर मैंने बोला था कि इस टाइम पे फ़्लाइट है, तो वो आ गए थे। गैटविक एयरपोर्ट फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई मैं, बट बड़ा ही शान सा एयरपोर्ट है। देखना ये नो एंट्री, बट ये एंट्रेंस है ना, ये देख रहे हो सारे डिपार्चर्स हैं, कितना शान सा लग रहा है। छोटा एयरपोर्ट है वैसे तो, इंटरनेशनल है, छोटा तो नहीं है, हीथ्रो से छोटा है। और बाकी सामने वहाँ भी इतनी बड़ी कार पार्क है, इधर भी कार पार्क, इधर भी कार पार्क। और जिन भाई की बात कर रहा था अभी वहाँ पर खड़े हुए थे, तो यहाँ से ही कहीं से नीचे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं नीचे ही आता हूँ, फिर ऊपर चलते हैं यहाँ से। ईजी जेट के इतने काउंटर्स है भाई यहाँ पे, लाइन से जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से लेके इधर तक ईजी जेट, और सारे सेल्फ बैगेज ड्रॉप वाले हैं। अब भाई देखता हूँ मैं सेल्फ वाले में कर दूँगा, या फिर जो चेक इन ओपन होगा वो लगभग यहाँ 60 मिनट्स पहले होगा। वैसे हर जगह आपने देखा होगा कि लगभग 4 घंटे पहले चेक इन ओपन कर देते हैं, बट यहाँ पर 60 मिनट्स पहले करते हैं। और ये भी मुझे भी निर्मल भाई ने बताया। तो ये है भाई निर्मल भाई। हेलो जी, कैसे हो? ऑन कैमरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई। लास्ट टाइम 2023 में देखा था, अभी पहले भी हम मिले थे जब मैं लंदन आया था, तो उस टाइम पे भी मिले थे, बट उस टाइम में शूट नहीं कर पाया था क्योंकि 2-3 मिनट की सिर्फ मीटिंग हुई थी। बट थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। भाई को मैंने कल बोला था कुछ पैक करा लेना भाई, चाय वाय सब ले आए। चलो थैंक्स यार। कितना केजी है? 9 kgs। छोटा वाला 9 kg हो गया भाई। ये वाला देखते हैं 22। चलो भाई 23 अलाउ है, 22 है। हाँ वो बड़े वाला 23 अलाउड था, 22 ही है, और छोटे वाला 9 kgs। बाय द वे मेरे को सिर्फ चेक इन एक बैग अलाउड था, बट उन्होंने खुद से बोला कि दूसरा बैग अगर आपको चेक इन करना है तो आप कर सकते हो, मतलब उसके लिए पे नहीं करना आपको। मैंने कहा ठीक है भाई, फालतू में मैं क्यों कैरी करूँ। बट ये है कि वहाँ पे मुझे वेट क्या पता ज़्यादा करना पड़े, फिर अलग अलग बैग आएंगे।
बट कोई इशू नहीं है, चलो एक बार में पहुंच जाएंगे, कोई लेवर नहीं है, डायरेक्ट फ्लाइट है मेरी यहाँ से। बाकी यार एयरलाइन की बात करूँ तो मेरी फ़्लाइट है एयर ट्रांजिट बजटेड एयरलाइंस में आती है यूएसए की, ठीक है, पूरा अमेरिकन रीजन में चलती है। तो एयर ट्रांजिट मैंने बुक की थी, इसकी फ़्लाइट टिकट मुझे पड़ी थी लगभग इंडियन रुपीज़ में 45,000 के आसपास। वैसे तो एक्सपेंसिव है बट मुझे थोड़ी सस्ती पड़ गई थी। उसका रीज़न ये था कि थोड़े जुगाड़ लगवा दिए थे, क्योंकि सेम फ्लाइट मेरे को, अगर मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था ना, ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट्स पे मेरे को पड़ रही थी 1 लाख से ऊपर की, और कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी। बट ये मेरे को मिल गई किस्मत से। मैंने कहा चलो ठीक है, डायरेक्ट सी है यार, क्योंकि एक तो लंबी इतनी जर्नी है, 8 साढ़े 8 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट है, और उसी में अगर लेवर होता है ना तो फिर आयरलैंड डबलिन में था ज़्यादा से ज़्यादा, डबलिन में था मेजॉरिटी एयरलाइंस का जो लेवर था, वहाँ पे भी 4-4-5 घंटे रुकना पड़ता। मैंने कहा चल ठीक है, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लग जाए, बट ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं लगे, मेरा बचा ही है पैसा भाई इसमें। चेक इन वगैरह कंप्लीट हो गया था, तो मैंने कहा भाई के साथ बैठ के आके यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो अभी हम यही बात कर रहे थे भाई, यूके में कहाँ गया, क्या क्या रह गया। तो यार मैंने आप लोगों को बताया होगा, वेल्स वाली वीडियो अगर आपने फॉलो की होगी, तो नॉर्दर्न वेल्स मेरा रह गया था, और एक आइल ऑफ वाइट था। आइल ऑफ वाइट है ना, राइट, आइल ऑफ वाइट है, साउथहैम्पटन से उसकी फेरी चलती है, मैंने वीडियो में दिखाई भी थी जहाँ से उसकी फेरी चलती है। तो ये दोनों चीज़ें रह गई हैं। उसके अलावा तो नॉर्दर्न आइलैंड में काफ़ी जगह है घूमने की, ठीक है। अगर आप लोग आते हो यूके तो भाई यही सजेस्ट करूँगा कि सेंट्रल यूके थोड़ा अवॉइड करके नॉर्दर्न यूके, वेस्टर्न यूके और सदर्न यूके ज़्यादा एक्सप्लोर करो, क्योंकि थोड़ा अलग है। क्योंकि लंदन से अगर आप लेस्टर जाते हो, नॉटिंघम जाते हो, मैनचेस्टर, लिवरपूल, यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, बट जो एक अलग एक्सपीरियंस आपको स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न वेल्स और अपना साउथहैम्पटन की साइड जब आप आइल ऑफ वाइट जाओगे, यहाँ पर एकदम अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मतलब मैं तो ये बता रहा था भाई, मेरा तो हो गया, यूके नहीं आना मैंने। बस ये चीज़ें जो रह गई हैं ये देखेंगे कभी होता है अगर आने का, वरना मतलब ऐसी इच्छा नहीं है मेरी यूके घूमने की। क्योंकि कुछ नहीं तो ये सेंट्रल यूके ना मैं बहुत रह लिया भाई। लास्ट टाइम आया तब भी यहीं ज़्यादा टाइम था, इस बार भी यही सीन हुआ। बट अगली बार कभी आते हैं, अब देखते कब आते हैं। ऐसा कोई प्लान नहीं है, 1.5-2-3 साल बाद जब भी आना होगा तो ये जगह मैं फोकस करूंगा कि कवर करूं। नहीं यार, हनीमून पे कहाँ, यूके तो नहीं आना हनीमून पे, बहुत सारी जगह है यार। स्कॉटलैंड अभी तो दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अरे दुनिया यार देख ले, पहले मैं देख लूँ ठीक से फिर डिसाइड करूंगा। मेरा कनाडा का वीज़ा जो है ना वो ओल्ड पासपोर्ट में है, और मैं ट्रैवल न्यू पासपोर्ट के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी वो चेक कर रहे थे जब, तो उन्होंने वीज़ा स्कैन किया, और मैंने जो स्कैन किया पासपोर्ट वो न्यू था, तो इस वजह से बड़े इश्यूज़ आ रहे थे। तो उन्होंने किसी को बुलाया, फिर उन्होंने बोला कि दोनों क्लैश हो रहा था, जो आपका पासपोर्ट नंबर और जो आपकी टिकट और वीज़ा है जो। तो मैंने कहा हाँ, आगे पीछे था। बाकी यहाँ से एंट्री करते हैं भाई, डिपार्चर से यहाँ पे गुड बाय बोलते हैं भाई को। चलो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू आने के लिए, और थेपले के लिए भी थैंक यू, चाय के लिए भी थैंक यू। गुजराती थेपला, मैंने कल भी थेपला ही खाया था गरम करके। फिर मैं सोच रहा था मैं लेके जाऊँगा वहाँ पर ही, लेस्टर से ले लूँगा, बट वो गरम, ये थेपला गरम खाते हैं ठंडा खाते हैं? कोई भी चलता है। अच्छा, वैसे खाते ठंडा भी ट्रैवलिंग के टाइम में खाते हैं ना लोग? हाँ, चाय गरम चलो सही। चाय के लिए भी थैंक यू। चलो यार निकलते हैं यहाँ से, जर्नी शुरू करते हैं। अभी भी है फ्लाइट में लगभग 2-2.5 घंटे, तो मैं आराम से अंदर बैठूंगा। उसके बाद 12:40 की फ़्लाइट है मेरी, और कैनेडियन टाइम के हिसाब से मैं लगभग 4 बजे पहुँच जाऊँगा टोरंटो। सिक्योरिटी चेक बड़ा सही था भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं निकलवाया, सिर्फ और सिर्फ बोला कि पॉकेट्स में कुछ मत रखो, बाकी सारा निकाल दो ट्रे में। ना लैपटॉप निकालना पड़ा, ना ही कोई डिवाइस, और फटाफट हो गया सारा काम। ये है भाई गेटविक एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री। हमें तो ऐसा कुछ लेना नहीं है, निकलते हैं सीधा बोर्डिंग गेट की तरफ। बोर्डिंग पास पे कोई भी गेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ग्रुप 5 लिखा हुआ है। और यहाँ देखो भाई, ट्रांजिट एयर है मेरी एयरलाइन, और टोरंटो 12:40, गेट इन्फो एट 11:25। तो अभी 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा मुझे, तब पता चलेगा गेट कौन सा है। गेट आ गया है भाई, 51 गेट नंबर है। चलो पास ही है, इतना दूर नहीं है यहाँ से, सिर्फ 200 मीटर्स दिखा रहा था। बाकी 500-600 की लाइन है, मुझे लगा कितनी वॉक करनी पड़ेगी। पहुंच गए हैं भाई टोरंटो एयरपोर्ट। अभी यहाँ पर बज रहे हैं दोपहर के 4। टाइम डिफरेंस एज पर यूके लगभग 5.5 घंटे।
और इंडिया से कंपेयर करूँ तो 9.5 घंटे पीछे हैं अभी हम। इमिग्रेशन इज़ डन, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था भाई। बताता हूँ अभी क्या पूछा क्या नहीं पूछा। बाकी अभी फ़िलहाल मैं बैग्स का वेट कर रहा हूँ नंबर 5 पे। तो यार इमिग्रेशन से पहले ना मशीन्स लगी हुई थी, उस पर पासपोर्ट स्कैन करके सारी इन्फॉर्मेशन डालनी थी और फिर एक रिसीट मिल रही थी, ठीक है। और ये रिसीट लेके हम लोगों को आगे बढ़ना था इमिग्रेशन काउंटर की तरफ। वहाँ पर उनके ऑफिसर्स खड़े थे, वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किस लिए आए हो आप कनाडा, और वो रीज़न या फिर आपका अपीयरेंस या फिर जो भी था पासपोर्ट देख के आपको या तो सीधा बोलते थे ठीक है बाहर निकल जाओ, या फिर वो काउंटर पे भेज देते। तो फिर वहाँ पर मैनुअल इमिग्रेशन होना था, तो उन्होंने मेरे को मैनुअल इमिग्रेशन के लिए भेजा। फिर वहाँ पर गया मैं, तो अच्छा खासा मतलब क्वेश्चन पूछे उन्होंने, ऐसा नहीं कि एक ही दो क्वेश्चन में छोड़ दिया। सबसे पहले उन्होंने पूछा क्यों आए हो, मैंने बोला टूरिस्ट। फिर उन्होंने बोला कि कहाँ कहाँ घूमना है, फिर मैंने बताया एक्चुअली मेरे को गाड़ी रिसीव करनी है ये वो। फिर उन्होंने पूछा व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, फिर मैंने बताया कि मैं यूट्यूबर। फिर अर्निंग वगैरह पूछ रही थी, ठीक है। तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एट दी एंड फिर काफ़ी स्माइल करके उन्होंने बोला बेस्ट ऑफ लक, और बाकी स्टैम्प लगा के उन्होंने बोल दिया गुड टू गो। चलो भाई, ये था मेरा एक्सपीरियंस इमिग्रेशन का कनाडा में। इनिशियली मैं थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि कुछ लोगों का एक्सपीरियंस मैंने सुना था काफ़ी बेकार रहता है, बट वही बात है ना, अगर आप जेन्युइन हो, आप एक जेन्युइन रीज़न के लिए आ रहे हो, आप गलत नहीं करने जा रहे हो यहाँ पर, या फिर आप गलत तरीके से एंटर नहीं करने जा रहे हो किसी कंट्री में। कोई भी कंट्री आपको ऐसा नहीं है कि अलाउ नहीं करेगी, हर कंट्री चाहती है कि आप आओ एज अ टूरिस्ट, वहाँ घूमो, एक्सप्लोर करो और तमीज़ से वापस चले जाओ। आ गए हैं भाई, बैग, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, फटाफट से एग्जिट लेता हूँ क्योंकि बाहर हमारा कोई वेट कर रहा है भाई। कौन वेट कर रहा है वो बाहर जाके पता चलेगा आप लोगों को। कहाँ लाइन लगी हुई है, अच्छा कस्टम क्लियरेंस है भाई। टोरंटो एयरपोर्ट मैंने ऐसा तो नहीं एक्सपेक्ट किया था सीरियसली। ये देखना, ये तो इंडिया से भी बेकार लग रहा है मुझे सीरियसली भाई। इंटरनेशनल है ये अराइवल्स, बताओ यार, ऐसी हालत हो रखी है यहाँ पर। मतलब इंडियंस बहुत है भाई, ये नो डाउट बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं, वो चीज़ छोड़ो, मैं वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। नया बना है शायद, या फिर क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली यार टोरंटो बहुत मेजर एयरपोर्ट है कनाडा में मेरे हिसाब से, या फिर दूसरे टर्मिनल पे हूँगा मैं, कुछ तो स्यापा है। तो फाइनली भाई स्वागत है आप लोगों का नमस्ते अमेरिका सीरीज की कंट्री नंबर 17 कनाडा में। 17 कंट्री हो चुकी हैं। इस ट्रिप की बात कर रहा हूँ मैं, जब से मैं नेपाल से निकला था, नेपाल, फिर उसके बाद चाइना से कजाकिस्तान, रशिया, यूरोप, यूके एंड नाउ कनाडा। और इन जनरल टोटल की बात करूँ मैं तो कंट्री नंबर 47 है मेरी, है कनाडा। और ऐसी 50 कंट्रीज़ हो जानी चाहिए जहाँ तक है, मतलब इस ट्रिप पे तो 48 ही होंगी क्योंकि सिर्फ यूएस से जाऊँगा इसके बाद में, ठीक है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। बाकी कॉन्टिनेंट की बात करें तो 4th कॉन्टिनेंट है मेरा ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इससे पहले एशिया, अफ्रीका और अपना यूरोप, और उसके बाद ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका जब जाएंगे तो एक और कॉन्टिनेंट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जब जाएंगे तो एक और हो जाएगा, और अंटार्कटिका जब जाएंगे तो 7 कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो जाएंगे। बड़ी भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख रहे हो सीरियसली भाई, बिल्कुल ही मैनेज नहीं है कुछ भी। मुझे तो लगा था टोरंटो जा रहा हूँ अलग ही लेवल कुछ देखने को मिलेगा, बट बड़ा ही बेसिक है भाई। हमारा जो टर्मिनल 1 है डोमेस्टिक का, वैसा भी नहीं लग रहा है। हो सकता है भाई कि इसका दूसरा टर्मिनल कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को सुनाना मत। बट मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है टोरंटो का, अगर मैं यूके से आ रहा हूँ तो भाई वो अच्छा नहीं है। देखते हैं, चलो क्या पता भाई, जब जाऊँगा यहाँ से तब दूसरे टर्मिनल से जाना वो अच्छा हो। ये रे भाई, हाँ मिलवाता हूँ आप लोगों को, गाड़ी देख के कुछ लोग पहचान गए होंगे।